अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित पी जी ने, बहुत शुक्रिया सुमित जी, थैंक यू सो मच कि आज आप आए हैं। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। आज हम आपसे 2-3 चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ अजीब-अजीब से वीडियोज़ और क्लिप्स आ रहे हैं इंडिया साइड से और उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई मुस्लिम्स के खिलाफ कोई कैंपेन चल रही है और कहा ये जा रहा है कि इनको मार दो, ख़त्म कर दो और मज़ीद इनकी पॉपुलेशन ना बढ़ने दो वरना 40 इयर्स के बाद जो है वो मुस्लिम ज़्यादा हो जाएँगे और आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी मुस्लिम हो जाएगा। ख़ैर इस तरह की कई चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपकी परमिशन से एक छोटा क्लिप चलाना चाहूंगी। जी जी। सलमा सलमा इंतजार कर रही है मेरे बजरंगियों का। कटुओं के बस की नहीं आई, इसलिए वो हिजाब उतारना चाहती है। बोलो, हिजाब उतारना चाहती है नहीं उतारना चाहती? सलमा चाहती है मुझे फैक्ट्री नहीं बनना, मुझे लव कुछ पैदा करने हैं। ये अजीब-अजीब सी कुछ वीडियोज़ सुमित जी आई हैं, बड़ी एम्बैरेसिंग है समटाइम्स। तो ये मेरी बात हुई है इंडिया में 1-2 लोगों से, तो उन्होंने कहा कि ये इस किस्म का बढ़ता जा रहा है और थोड़ा वो लोग परेशान थे। तो ये क्या हो रहा है और आप लोग इसको अभी से ही कंट्रोल करेंगे तो सही रहेगा, वरना ये आगे जाके बहुत नुकसान कर सकता है? देखिए आरज़ू जी, सवाल के लिए शुक्रिया। इसमें 2-3 पहलू हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। पहली बात ये है, अगर आपको याद होगा हमने इस पे डिबेट भी किया था कुछ दिन पहले हिजाब पे, करीब 1 आध महीने पहले हुँ, हिजाब पे आपको और हमारी बात हुई थी। हुँ। अगर आप आज के डेट में देखें तो हिजाब पिटिशन इज़ विथड्रॉन। हिजाब का हुँ, मसला इन्होंने वापस ले लिया, पर अब वो जो दद्दू जान है, अयमन अल ज़वेरी, उनको याद आ रहा है हिजाब को, उनको अब वो हमारी बच्ची मुस्कान याद आ रही है। तो उस दिन भी मैंने आपको बताया था यूपी इलेक्शन चल रहा है, एक बहुत बड़ा इशू ढूंढा जा रहा है जिसको पैन इंडिया फैलाया जाए, किसी भी तरीके से इसको फैला दो, बिकॉज हिजाब इज कंसर्निंग एवरी मुसलमान। तो ऐसे मुद्दे ढूंढे जाते हैं, शाहीन बाग, फिर फार्मर, फिर हिजाब। तो ऐसी चीजें को कोशिश की गई। अब देखिए आज वो हिजाब का मसला है नहीं, पर दद्दू जान को अब याद आ रही है कि भाई, मतलब हमारी बच्ची ने हिजाब पहना नहीं पहना, जो हिंदुस्तानी, तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुम्हें हम यहाँ के मसलों में क्या जरूरत है, और आप तो नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको क्या मतलब हमारे लोगों से। पहले तो ये बात है। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो है, जियो पोलिटिकल करंट है, वो चल रही है। आपने ये भी देखो, वेंगी यहाँ आए थे, यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए थे, यूएसए के एनएसए आए थे, रशियन फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे। ये सब 1-2 दिन में आए थे। तो इंडिया की मीडिया ने कमीशन लिए, इस पे भी काफी लोगों को वो है। तो काफी काफी चीजें अभी जियो पोलिटिकली हो रही है। अब इन वीडियोस की खासकर बात करें, हाँ कुछ 1-2 वीडियो ऐसे नजर आए हैं, पर मैं आरजू जी आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। हमारे यहाँ करीब जो अभी एस्टिमेट है, करीब 20 लाख मंदिर हैं और 3 लाख मस्जिद है। 20 लाख मंदिर और 3 लाख मस्जिद है। एक आध जगह का कुछ ऐसा वीडियो आया, क्योंकि आ सकता है ये चीजें यहाँ इतने, जहाँ मंदिर मस्जिद लाखों में हो, तो अगर मैं नंबर जोड़ूं तो करीब ये 23 लाख का नंबर आता है। 23 लाख में एक आध जगह पे कोई ऐसा वैसा इंसिडेंट हो सकता, हुआ होगा, बट ये एक ट्रेंड है, ये हर जगह हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी मैंने आपको बिल्कुल यही कहा था, ये कोई ट्रेंड हर जगह नहीं हो रहा, एक आध जगह इंसिडेंट, स्प्रेडिंग इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री, अगर मैं आपके यहाँ का देखूं तो आपके यहाँ करीब 3.5 मिलियन, 35 लाख आपके यहाँ मस्जिद है, जबकि आबादी 1/4 है। तो जहाँ लाखों में मंदिर मस्जिद ये सब होते, एक आध इंसिडेंट कभी इधर उधर हो सकता है, बट इट इज नॉट अ ट्रेंड अक्रॉस द नेशन। ऐसा बढ़ रहा कुछ नहीं। अभी कल परसों में आप जाने नहीं रहा, एक राइड भी हुआ है। कल परसों ये भी हुआ है कि दिल्ली के आजादपुर से भाई एक 15 या 12 साल की हिंदू हैंडीकैप लड़की का रेप किया है एक मुसलमान पड़ोसी ने। तो ऐसी चीजें भी आई हैं। ये वन साइडेड न्यूज नहीं, देखिए वो लॉन्ड्री लिस्ट गिनाने का मतलब है नहीं। तो खबरें इधर भी है, खबरें उधर भी। और आज मिर्जापुर से खबर आई है भी, एक मतलब हिंदू फैमिली पे अटैक हुआ, क्योंकि एक उन्होंने बोला किसी मुसलमान नेबर को, भाई हमारे सामने कचरा मत फेंक। तो वो इतना उत्तेजित हो गया, उसने हमला कर दिया, सरिये लेके आ गए। तो अगर जहाँ बड़ा देश है, कई बार ऐसे वैसे इंसिडेंट्स होते हैं, बट हाँ, दिस इज नॉट अ पैटर्न अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। कोई भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। वी आर इन फेवर ऑफ दैट। पर जिसने भी आपको ये बोला नहीं ये ट्रेंड है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ नहीं रहा। इनफैक्ट बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां, मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, आजकल कोशिश में है। देखिए आजू जी, परिस्थिति क्या है,
अब इलेक्शन का 6 महीने तक कोई नहीं है, इलेक्शन अगला होगा हिमाचल में और मेरे हिसाब से एक और स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, गुजरात में। गुजरात में मुसलमानों की आबादी 20-25% के आसपास है, 18 से 20-25 डिपेंडिंग ऑन पॉकेट्स। तो ये वाले इशू आप देखेंगे जैसे जैसे गुजरात का इलेक्शन नजदीक आएगा आपको ये इशू बढ़ते नजर आएंगे। पहले हिजाब था यूपी के इलेक्शन के टाइम में, अब यूपी का इलेक्शन निकल गया, अभी यहाँ कहीं पे अजान वाला मसला है, कहीं पे लाउड स्पीकर वाला मसला है, कहीं पे और कुछ ये छोटे मोटे मसले क्रॉप अप किए जा रहे हैं। और आप ये मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूँ बिफोर गुजरात इलेक्शन आप देखेंगे मसले बढ़ेंगे, और ये भी आपको गारंटी दे रहा हूँ इलेक्शन खत्म मसला खत्म। आज हिजाब का मसला कहाँ है? नहीं है। तो अचानक क्या हो गया, यूपी का इलेक्शन खत्म होगा। दूसरा फेज क्या था अर्जुन जी यूपी का? दूसरा फेज वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, जो डिस्ट्रिक्ट थे उसमें मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, तो जो विरोधी पक्ष था बीजेपी का उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, कुछ ऐसा करो कि पोलराइजेशन हो जाए, वन साइडेड वोट मिल जाए तो चांस बनेगा, अदरवाइज चांस नहीं था। मैंने आपको इलेक्शन का पहले भी एनालिसिस बताया था किसको कितनी सीटें मिली और लगभग वही नंबर आया जो मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ और आपने नेशनल टीवी पे भी बोल रहा हूँ। तो अब हमारे यहाँ काफी सारी चीजें जुड़ जाती है, जियो पोलिटिकल है, इलेक्शंस है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की दुकान ही इस पे चलती है। अभी आप कुछ दिनों में देखेंगे कि ओवैसी साहब अचानक सक्रिय होंगे, यूपी में तो उन्हें कुछ मिला नहीं, कैंपेन में पड़ी थी, उन्होंने मिला नहीं कुछ, तो अब वो सक्रिय होंगे, वो हर इसको डिफेंड करेंगे। पर देखिए जब तक ये मसले बड़े देश में चलेंगे नहीं तो काफी लोगों की दुकान नहीं चलेगी। अगर कुछ लोग तो यहाँ ऐसे आजू जी जिन्होंने करोड़ों की हसीयत, मलकियत ये सब कर करके ही बनाई है, और वो ये चाहते नहीं कि मसले ठंडे वंडे हो। पर हाँ, इस चीज की मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ और विद कन्विक्शन देता हूँ कि इट इज नॉट ए ट्रेंड अक्रॉस द कंट्री। हाँ, जहाँ इतने नंबर में जो मैंने आपको नंबर बताया मस्जिदों और मंदिरों का एक आध इंसिडेंट इधर उधर हो, that can be seen as a local, regional or mini microcosm of a place or a locality, but it is not a trend across the country. नहीं तो फिर ये वीडियो हजारों में होते, ये वीडियो फिर हजारों में होते, because looking at 20 lakhs and 3 lakhs is 23 lakhs, तो वीडियो फिर हजारों में तो डेफिनेटली होते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बट हाँ, जहां भी है इट मस्ट बी कंट्रोल्ड, इट मस्ट बी स्टॉप। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जहां भी हो इसको शुरू से ही कंट्रोल कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी एक दो जगह बात हुई इंडिया में तो उन्होंने तो खैर मुझे यही कहा कि ये चीज बढ़ती जा रही है और ये अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना हिंदुस्तान के लिए ना पाकिस्तान के लिए कि इस तरह की चीजें बढ़े। तो मेरे ख्याल है शुरू में ही आप लोगों को देख लेना चाहिए और थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए। मतलब इलेक्शन कोई रीजन नहीं हो सकता इस तरह की बातों के लिए जी, क्योंकि इलेक्शन है तो हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इलेक्शन है तो हम इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, होने नहीं चाहिए। नहीं, ये क्या कह रही है, ये जो हवा बनाई जाती है ना, देखिए हिजाब मसला नहीं था, पिछले 70 साल से नहीं था, इलेक्शन के पहले खड़ा हो गया, इलेक्शन खत्म मसला खत्म। वैसे ही अब इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, क्या राजनीति है, किसका फायदा है, क्या दिखाना है, क्या करना है, ये सब चीजें पर मैं आई एम नॉट सपोर्टिंग देम, बट मैं कह रहा हूँ ये चीजें होती है, और जहां लाखों में मंदिर मस्जिदों एक आध जगह ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, क्योंकि फिर ये मीडिया का टॉपिक बनता है। मतलब फिर ये मीडिया का, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल बताऊं, देखिए आई एम नॉट ट्राइंग टू कम्युनलाइज इट। अब यहाँ एक मसला है अर्जु जी, आप भी सपोर्ट करेंगे इस चीज को, आप खैर इस्लाम मुझसे अच्छा ध्यान समझती है। अब यहाँ जी हलाल का एक नया सर्टिफिकेशन चला है, ठीक है जी। अब आप अर्जु जी बताइए, आटे के तेल पे हलाल की मोहर क्यों चाहिए? हलाल तो मीट के लिए है ना, जहां तक मुझे समझ आता है। मीट को काटने का प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कटिंग अ गोट और अ चिकन इज हलाल और झटका, ठीक है। अब आटे पे हलाल, अब तेल की बोतल पे हलाल, गांव के देसी घी पे हलाल, और ये हजारों करोड़ का पैसा एक संस्थान के पास जा रहा, और अगर वो सर्विस दे रहे तो वो जीएसटी क्यों नहीं भरते? वो जीएसटी भी नहीं देते। तो यहाँ ऐसी चीजें होंगी, आप बहुत जल्दी देखेंगे कि इसके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ होने वाला है, आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी रेजिमेंट आ रही है। भाई किसी संस्थान को आपने एक पैरेलल अथॉरिटी बना दिया, एक अचानक पैरेलल अथॉरिटी खड़ी हो गई, हजारों करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, जीएसटी नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। मुझे बताइए, आप भी इस्लाम मुझसे अच्छा जानती है, आटे की बोरी में 5 किलो आटे के बैग में हलाल और झटका क्या? घी की बोतल में हलाल और झटका क्या? तेल की बोतल में हलाल और झटका क्या? भाई आलू चिप्स में हलाल और झटका क्या? ये तो सिर्फ मीट पे एप्लीकेबल था ना, इवन एज पर इस्लाम। तो अब ये जब ये ऐसी चीजें होंगी तो उनका अदर साइड से भी रेजिमेंट आएगा। कल को यहाँ कोई खड़ा हो जाएगा, बोलेगा यार हमें तो स्वास्थ्य लेबल चाहिए, जिसपे स्वास्थ्य नहीं होगा या XYZ कुछ भी, तो हम वो लेंगे नहीं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं चलेगी अगर वीडियो बनेगा, पर कुछ टाइम में हमारी ये बात है कि हम चीजों को सेटल करके आगे चलते हैं, इनको कंट्रोल कर लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं।
नहीं खैर वो हिजाब वाला तो मुझे भी नौटंकी ही लगी थी और मैंने अपने वीडियो में भी साफ कहा था कि बिल्कुल मुझे तो वो एक ड्रामा सा लग रहा था जो क्रिएट किया गया था। अब ये हलाल जो है वो किसी यूरोपियन कंट्री में या वहाँ तो समझ में आता है, क्योंकि हो सकता है कि ये बताया जा रहा हो कि जी जो ऑयल या घी जो इस्तेमाल हुआ है वो किसी ऐसे जानवर का नहीं है जिसको मना किया गया है या जिसको खाया नहीं जा सकता, कोई इस तरह की बात करने के लिए। लेकिन ये कि खामा-खाई में हर चीज़ में हलाल, आटे में हलाल का क्या, आटा तो होता आटे ही आटे में मतलब क्या आटे हलाल के का ऊपर मतलब? क्या क्या मतलब है? आलू के चिप्स में हलाल का क्या मतलब? हाँ, ब्रेड में हलाल का क्या मतलब? देखिए, और जो घी है, अगर हम कहते हैं गाय का देसी घी, काऊ मिल्क, कॉल काऊ घी, हुँ, तो उसमें हलाल या वो तो बात ही नहीं आती ना। बट देखिए, ऐसी चीजें भी चल रही है। मैं आपको हुँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ, लोगों के हजारों, मैंने कहा ना, इन चीजों से एक तो पोलराइजेशन होती है और बहुत से लोगों के घर भी चलते हैं। अब ये हजारों करोड़ का रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? अगर ये हुँ, सर्विस है तो वो जीएसटी क्यों नहीं देते? तो जीएसटी देना चाहिए उनको। तो ये पैरेलल अथॉरिटियां खड़ी की जाती है और इससे बहुत सी फंडिंगें चलती है, बहुत से उल्टे सीधे काम भी चलते हैं, काफी चीजें होती है। उसमें फिर कभी जाएंगे, बहुत बड़ा विषय, और मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये आने वाले टाइम में आपको ये मसला भी खड़ा होता दिखेगा। दिस इज माई हुँ। प्रोडिक्शन, बिकॉज मैं इस पे काफी अपने नेशनल टीवी पे काफी चैनलों पे बोल चुका हूँ। आई कैन सी दिस कमिंग अप एंड ब्रिविंग अप। ये होगा, ये होने वाला है अगर इसको लेकिन कंट्रोल नहीं किया गया। अगर आप कह रहे हैं कि ये होगा और आप पहले से बता रहे हैं, आप जैसे और लोग भी होंगे जो पहले से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, तो मेरे ख्याल है पहले से ही उस पे काम भी करना शुरू कर देना चाहिए और इसको रोकना चाहिए कि इस तरह की बात आगे ना बढ़े। आरजू जी, इन चीजों में एक ही चीज होती है, इन चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जनता को लॉजिक देना। अब देखिए, हुँ, हम पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, आप जर्नलिस्ट हो, तो हम तो देखिए रोज खबरें छानते हैं, देखते हैं, हुँ, 50 जगह पे हमारे हाथ पैर रहते हैं, हुँ, सोर्सेज है, पता लगता है। बट जो एक कॉमन आदमी, उसको पता ही नहीं। देखिए, जो कॉमन आदमी जिसे हम जनता कहते हैं, जो बिल्कुल दिनचर्या अपनी दाल रोटी खाता कमाता, उसे पता नहीं रहती। अब जैसे हमने और आपने डिस्कस तो कर लिया, आटे में हलाल का क्या मतलब, हुँ, भाई हुँ, आलू के चिप्स में हलाल का क्या मतलब, चावल में हलाल का क्या मतलब। बट जो कॉमन आदमी, उसे नहीं पता हलाल होता क्या। उसे लगा हाँ यार कुछ होता होगा लगा, पर उसे नहीं पता हजारों करोड़ आ रहे हैं। उसे ये नहीं पता कि वो जीएसटी नहीं भर रहे। उसे ये नहीं पता कि एक पैरेलल फूड अथॉरिटी खड़े करने की कवायद है। फिर वही हुँ, है ना कि फिर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हुँ, अगर आप यहाँ से अथॉरिटी खड़े करोगे तो दूसरे आएंगे वो ये वाली अथॉरिटी खड़ी करेंगे। फिर हम फिर डिबेट करेंगे, भाई ये वाली अथॉरिटी कहाँ से आ गई, बोलेगा जी ये वाली थी। तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये बिकॉज वी आर इन दिस इन दिस काइंड ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस और वट एवर यू मे हुँ, कॉल। तो इसलिए हमें चीजों को हम समझ लेते हैं, हम एक चीजों की तह में जाते हैं। पर यह है कि हमारे देश में एक खसूसियत है आरजू जी, हम कंट्रोल कर लेते हैं चीजें। थोड़ा आगे होती है, थोड़े पीछे होती है, वी आर एबल टू कंट्रोल। बट देयर इज ऑलवेज एन अटेम्प्ट बीइंग मेड। अगर आप देखिए, हिजाब कितना बड़ा मसला बनाया गया था। अगर आप वो कैमरा की प्लेसमेंट देखे, वो बच्ची देखे, उस बच्ची की पहले भी कई सारी हुँ, फोटो आई बिना हिजाब के। हुँ। अब फिर हिजाब का मसला खत्म हो गया। तो ये जब जब मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, देखिए इलेक्शन खत्म, मसला हुँ। खत्म। अब आज हम वही उस पे, इलेक्शन खत्म, मसला खत्म। अब हिजाब की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी ये जो मसला चल रहा है, ये बढ़ना नहीं चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि इसको जल्द से जल्द खत्म करें। ऐसा ना हो इलेक्शन खत्म होने से पहले पता लगे तो कुछ लोगों का नुकसान हो जाए, यानी जान का नुकसान भी हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए पहले से ही इनको समझाना चाहिए कि इस तरह से ना करें। देखिए, मसला नहीं बढ़ेगा आरजू जी, क्योंकि ये एक आध इंसिडेंट है। जहां 23 या 25 लाख का नंबर हो, वहां एक आध इंसिडेंट, इवन सिग्मा हुँ, 6 इज 99.99% एफिशिएंट, हुँ, 100% एफिशिएंट और फेल को कुछ नहीं। हाँ, अगर ये 10 20 50 मसले हो तो तब एक चिंता का विषय जरूर है। अगर एक आध के इंसिडेंट हो गया ना, आई एम वेरी श्योर द लॉ ऑफ लैंड हैज टेकन इट्स कोर्स और ये चीजें होनी नहीं दी जाएगी। हुँ। ये हमारे देश में ये सब संभव नहीं है जी। बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें इससे आगे बढ़कर श्रीलंका की, तो आजकल वहाँ पे जो सिचुएशन है आपको भी मालूम है और काफ़ी उसको सीरियसली लिया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? कि इतनी परेशानी और एकदम से हर चीज़ की शॉर्टेज क्यों हो गई है वहाँ पे? आरजू जी, सच बताऊं आपको, श्रीलंका की हालत देख के ना दिल दुखता है, क्योंकि मैं श्रीलंका कई बार जा चुका हूँ, बहुत बार जा चुका हूँ श्रीलंका। और श्रीलंका के बीचेस, श्रीलंका के लोग बड़े अच्छे लोग हैं। मतलब बिजनेस डीलिंग थी, काम पड़ता था उनसे, बहुत अच्छे लोग थे। इनफैक्ट मतलब मैं, मतलब श्रीलंका के कुछ जगहें हमारे यहाँ से भी सुंदर है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, अगर आप श्रीलंका को देखिए, हमारे श्रीलंका से रिलेशन 2500 साल से, आज से नहीं है। हुँ, इंडिया इंडिया श्रीलंका रिलेशन, जब इंडिया पाकिस्तान भी नहीं था तब से 2500 साल से। और हिंदुइज्म में भी एक कनेक्ट है श्रीलंका से, बाय इट हैज अ रेलेवेंस टू महाभारत एंड ऑल, हुँ, जो हजारों साल पुराना है। चलिए उस पर नहीं जाते अभी।
दूसरी बात कि श्रीलंका, अगर आप हमारे एशियन रीजन को देखें, बहुत जल्दी एक सॉलिड इकोनॉमी हो गई थी, ठीक है जी। श्रीलंका का पर कैपिटा इनकम एक बार हमसे ज्यादा था। श्रीलंका का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था और भी जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स थे, एक टाइम हमसे बेहतर थे, हमसे भी बेहतर थे उनके। श्रीलंका पहली ऐसी कंट्री थी जिन्होंने अपनी इकोनॉमी खोली। उनका चाय, उनका रबर और उनकी दे वर सेल्फ सफिशिएंट इन राइस खाते, सेल्फ सफिशिएंट थे। फिशिंग होती थी, सब होती थी। हाँ, वहाँ टेररिज्म की समस्या थी, वो सब फिर बाद में सेटल हो गई थी। अब हुआ क्या श्रीलंका में? श्रीलंका में अनफॉर्चुनेटली आरजू जी, ये एक बहुत गंभीर समस्या श्रीलंका की नहीं, ये आपको हर जगह होती नजर आ रही है। ये भी आज प्रेडिक्ट करके जा रहा हूँ, ये आपको हर जगह होती नजर आ रही है। चाइनीज मनी इज किस ऑफ डेथ। मैं बिल्कुल डायरेक्ट और बिल्कुल साफ कहता हूँ, चाइनीज मनी इज किस ऑफ डेथ। चाइना ने एक मॉडल चला रखा अर्जु जी दुनिया में। वो क्या कहते हैं, भाई अगर आपको इकोनॉमिक स्लो डाउन वगैरह हो तो आप ना इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओ, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, काम आएगा, ये आएगा। अब चाइना ने खुद ये किया। चाइना में गोस्टीज आपने सुनी होगी, पीछे 3 ट्रिलियन का आपने टेक पे क्रैकडाउन किया। पर चाइना की इकोनॉमी है बड़ी, 11 या 13 ट्रिलियन डॉलर्स की, 50 ट्रिलियन डॉलर का उनका डेट है, 1 ट्रिलियन डॉलर डेट सर्विसिंग कॉस्ट भी दे रहा है। पर वो ये सब शगुफे कर सकता, अगर मैं उर्दू में बोलूं, शगुफे कर सकता है। पर ये जो उन्होंने छोटी छोटी कंट्रियों को ये दिखाया, ना तुम्हारे पास 13 ट्रिलियन, ना तुम्हारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ना तुम्हें कोई पैसे दे रहा है। अब हुआ क्या, श्रीलंका ने बोला जी तुम पैसा लाओ। श्रीलंका में मैं डायरेक्ट बोलूंगा, श्रीलंका के कुछ लीडर करप्ट है। जहां चाइनीज पैसा आता है अर्जु जी, एक बात मान के चलिएगा, वहां के लीडर को पैसा मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं। चाइना, दूसरी बात है, चाइना के पैसे के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या, किसी को नहीं पता। चाइनीज गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, ये चीज समझने की है। चाइना अपने बैंकों से पैसा दिलवाता है 7 से 8% पर एनम पे। अब हमने बुलेट ट्रेन बनाई, हमें गवर्नमेंट ऑफ जापान ने $50 बिलियन का उसमें हेल्प की। आपको पता है इंटरेस्ट रेट क्या है? 0.1% पर एनम, 0.1%। मतलब एक कुछ दे रहे हैं ऐसे, जस्ट सर्मोनियल इंटरेस्ट है नहीं। वहां आप 8% पे लेते हो, अगर डिफॉल्ट होता फिर कंपाउंडिंग होती है। और हर कंट्री के साथ इनके अलग अलग हिस्से, मतलब हिसाब किताब, कोई सेट रूल नहीं है। आपने देखा होगा, हमने एज इंडिया करीब 500 प्रोजेक्ट आउट ऑफ इंडिया कंप्लीट किए, मैक्सिमम अफगानिस्तान में थे। पर आरजू जी, आपको एक चीज कहीं नहीं मिलेगी कि इंडिया डेट ट्रैप। आपको कोई कंट्री ऐसे मिले जिसने बोला भाई इंडिया ने हमें डेट ट्रैप में फंसा। हमने भी दुनिया की मदद। दुनिया में आज 50 कंट्री आरजू जी ऐसी जो चाइनीज डेट ट्रैप में फंस चुकी है। 50 इज 1/4 ऑफ द टोटल कंट्रीज। ये बहुत खतरनाक और डरावना नंबर है। अभी पीछे मोजाम्बिक में क्या हुआ, उनके पास एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, चाइनीज से $200 मिलियन लिए, कब्जा कर लिया जी एयरपोर्ट पे। $200 मिलियन में तो जमीन नहीं मिल जाए एयरपोर्ट की, 1 साल पे लीज पे। एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हबनटोटा पोर्ट। उन्होंने श्रीलंकन से ले लिया 99 साल में। ग्वादर की भी लगभग वही कहानी है, करेक्ट। वहां पीएलए के लोग ड्रेस पहन के काम कर रहे थे। हमने नेशनल टीवी पे डिबेट किया था, तो सवाल यह, भाई ये पीएलए के लोग यहाँ ड्रेस पहन के काम क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा दिखाना चाहते चीनी, ये हमारी बाप की जमीन है, ये तुम्हारी जमीन नहीं है। चाहते तो अगर उन्हें काम कराना तो सिविल ड्रेस में भी करा सकते थे। यूनिफॉर्म लगा के काम कराने का मतलब क्या है? ये जमीन अब हमारी है। अब हुआ कि ये चाइना से पैसा लेते रहे, जबकि हमने श्रीलंका को $1.4 बिलियन दिए, $400 मिलियन का करेंसी स्वैप भी दिया। अब भी दवाई भेजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मदद कर रहे हैं आज के डेट में भी। पर और वहां उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने एक और काम कर लिया वहां पे। उन्होंने वहां पे एक और काम जो कर लिया कि जो ये राजपक्षे वगैरह थे, इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने इंडिया और चाइना में रेस लगा दी, पैसे कौन ज्यादा देगा, आप देंगे आप देंगे। चाइना से बेतहाशा पैसा लेते रहे, देने की उनकी हैसियत थी नहीं। और आज हालत यह है अर्जू जी, स्ट्रीट लाइटें 5-5 घंटे दिन में बंद है, लाइट कट 7-8 घंटे, कचरा उठ नहीं रहा बिकॉज कचरे उठाने की जो गाड़ी है उसके लिए पेट्रोल नहीं है। बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे बिकॉज लिखने का पेपर नहीं है, स्टेशनरी नहीं है। आपको शायद आपके शो पे मैंने 2 या 3 महीने पहले कहा था, श्रीलंका में हालत यह है कि अगर आपको स्टेशनरी इंपोर्ट करनी है, गवर्नमेंट के पास वो पैसे भी नहीं है। जयशंकर जी ने पीछे बोला था कि यार वहां पैरास्टामोल नहीं मिलती, अगर आप बीमार हो जाओ तो पैरास्टामोल की गोली वहां नहीं मिलती। इकोनॉमी पूरी क्रम्बल हो गई है ये चाइनीज पैसे के चक्कर में। और फिर कोविड आया, उनका $80 बिलियन का जीडीपी कोई बहुत बड़ा जीडीपी नहीं है। काफी जो जीडीपी चलता था वो चलता है टूरिज्म से, टूरिज्म हुआ नहीं। और चीनियों ने अब इनका कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट क्या है पता नहीं। एक और चीज आपको बताऊं, हमने भी पीछे क्रैकडाउन किया, यहाँ भी फर्जी चाइनीज एप्स थे। वो क्या करते थे, कहते थे आपको लोन चाहिए 3 लाख 5 लाख 10 लाख ले लो, आपको 10 लाख का आपने 7 लाख दे दिए, बोले 3 लाख बाद में देंगे। फिर ये इंटरेस्ट, मतलब लिटरली एक्सटॉर्शन का धंधा चला रहे थे यहाँ पे। चीनी 5-7 यहाँ के भी लोकल थे, उनको भी पकड़ा है।
एक चीनी पकड़ा गया जी, वो यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था नोएडा में। तो ये जो इनका देखिए, अब एक और बात, श्रीलंका में के ऊपर जापान का भी कर्जा है। आपने जापानीज डेट ट्रैप का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। इंडियन डेट ट्रैप नाम सुना है? नहीं सुना होगा। ये हर जगह ये 4 फुटी चीनी क्यों आते हैं? इनका ही नाम क्यों आता है? मतलब ये अली बाबा 40 चोरी हर जगह क्यों दिखते हैं? भाई जापानीज का भी पैसा श्रीलंका पे लगभग उतना ही है, हमारा भी है, पर कहीं आपने इंडिया और जापानीज का डेट ट्रैप नहीं सुना होगा। इनका ही नाम क्यों आता है? चाइना का पैसा, मतलब आप अपने अंदर अफीम डाल रहे हो, वो आज नहीं, कल नहीं तो परसों अपना असर दिखाएगी। इट इज ड्रग एडिक्शन। दुनिया को समझना चाहिए। एक अच्छा खासा कंट्री जहां मैं कई बार जा चुका हूँ, पूरा घूम चुका हूँ, उनके साथ काम कर लिया, तो आज मुझे बड़ा दुख होता है उनकी ये हालत देख के कि दवाई की गोली नहीं मिल रही वहां पे। अब राजपक्ष साहब ने नया फाइनेंस मिनिस्टर लिया था, 24 घंटे में आरजू जी रिजाइन करके वो भी निकल गए, सारे मिनिस्टर भाग गए। आप सोचिए कंट्री का क्या होगा। कोई नहीं है वहां पे, कुछ नहीं हो रहा वहां पे, तो दवाई आपको नहीं लग रहा बाकी जो सुपर पावर्स हैं, चाहे अमेरिका हो या दूसरी कंट्रीज हो, आपको नहीं लगता कि वो कुछ देख रही हैं या वो कुछ कर सकती हैं? वो देखिए, अमेरिकन तो आजकल यूक्रेन रशिया में बिजी है, उन्हें और कहीं देखने का टाइम मिल नहीं रहा। आपके यहाँ अपनी कहानियां चल रही है, ठीक है जी। अभी डॉक्टर जयशंकर ने मोदी जी से मीटिंग की थी, बोले भाई साहब यहाँ तो श्रीलंका में ये है, पाकिस्तान में हालत है, चाइना में कोविड फैल रहा है। अब आलजू जी मुझे 100% डाउट है, जहां पहले बोल दिया 4000 डेथ, 1 लाख इन्फेक्शन, अचानक इतना बड़ा कोविड फैल गया, करोड़ों लोग को आपने बंद कर दिया। क्या है ये? इंड्यूस स्लो डाउन तो नहीं है? क्या ये जबरदस्ती इकोनॉमी को स्लो डाउन तो नहीं कर रहे चीनी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस? पहले उन्होंने बोला पावर नहीं है, फिर बोला कोयला नहीं है, अब कह रहे करोड़ों को कोविड हो गया, सबको बंद करो। मजे की बात आपने देखी होगी, वो जो पीपी सूट्स में, हैशमैट सूट्स में, वो बंदूक लगा के, दुनिया की किस कंट्री में पीपी सूट वाला बंदूक लगा खड़ा? अगर कोविड है तो बंदूक की क्या जरूरत है वहां पे? मतलब गोली मारोगे क्या जो बाहर आएगा? खाना पीना नहीं मिल रहा। अब मुझे डर जो लग रहा है कि ये जो मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा था, चाइना ब्रीविंग है इकोनॉमिक पेंडेमिक, तो ये नया इकोनॉमिक पेंडेमिक तो नहीं आ रहा, बिकॉज चाइना से दुनिया भर की इकोनॉमीज कनेक्टेड है। अगर चाइना में कोई दिक्कत आती है तो सब जगह एक और इकोनॉमिक पेंडेमिक आएगा। तो वहां क्या हो रहा है आपके हमारे, तो फिर भी हम बात कर लेते हैं ना खुले, आप यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, आप वीडियो डालेंगे, दुनिया देखेगी, वहां तो बात भी नहीं होगी किसी से। क्या पता अंदर क्या हो रहा है? जितना इधर उधर खबर आ रही है, और श्रीलंका से हमें सबक लेने का है। आप दुनिया में किसी से भी पैसा लो भाई, किसी से भी मांग लो, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है, कोई भी है, जापान है, यूएस है, कहीं है, बट इन चीनियों से पैसा मत लो। इनका पैसा इस केस ऑफ डेथ, ये श्रीलंका केस स्टडी है, टिपिकल केस स्टडी इनके पैसे का, हशर और अंजाम क्या होता है। मतलब मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ आरजू जी, गरीब हो ना, आप दाल रोटी खा रहे हो ना, टेंशन मत लो। ऐसा ना हो ना प्लेट में दाल बचेगी और ना खाने की रोटी रहेगी। इनका पैसे का हालत वो है। लेकिन अभी बीच में आपने बात की पाकिस्तान की, आपने कहा कि नहीं पाकिस्तान में हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है पाकिस्तान में? हम लोग बिल्कुल ठीक है, हमारा मुल्क ऑटो पायलट पे चल रहा है, ना कोई सदर है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर है, ना कोई, मतलब सारा टेंशन ही खत्म है। तो क्या लग रहा है आपको, आप किस तरह से देख रहे हैं जो अभी पाकिस्तान में जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, या जो क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आरजू जी, पाकिस्तान में तो 3 मसले हैं, मतलब पाकिस्तान तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। पहले बात जो आपने ऑटो पायलट बनाई, ये टेक्नोलॉजी तो आपके यही बनी है। देखिए इस टेक्नोलॉजी के विषय में दुनिया में कहते हैं 200 से ज्यादा कंट्रीज है, किसी को नहीं पता। ये टेक्नोलॉजी आपके यहाँ बनी है, डेवलप हुई है, टेस्ट हुई है, और अब फुल फ्लेजेड, मतलब ऑटो पायलट पे क्या फुल फ्लेजेड इम्प्लीमेंटेशन में है। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी के विषय में मुझ जैसे छोटे व्यक्ति का कमेंट करना बहुत मुश्किल है। ये टेक्नोलॉजी के बारे में देखिए आरजू जी, ना पढ़ा, ना देखा, ना सुना, ना जाना, ना माना, ना पहचाना, मैं तो ये है इसकी कहानी। अब मुझे बताइए, पाकिस्तान में भी कंट्रोल में कौन है? नियाजी साहब है, बाजवा साहब है, एस्टेब्लिशमेंट का फैक्शन नंबर 2 है, प्रेसिडेंट साहब है, सो कॉल्ड वो क्या कहते हैं उन्हें, वो एडहॉक प्राइम मिनिस्टर साहब है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। हु इज इन कंट्रोल? 6 नाम मैंने ले लिया। अगर मुझे कोई पूछे भाई इनमें से कंट्रोल में क्या, मैं बोलूं सारे ही है, कोई नहीं है। कंट्रोल में कौन है? अगर पाकिस्तान में आज किससे बात करनी है, पहले चलो 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन पहले तो नियाजी साहब प्राइम मिनिस्टर तो थे, चाहे जितनी भी पावर थी नहीं थी वो अलग बात है, पर थे ना एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ जी, मिस्टर इमरान खान नियाजी को फोन लगा। आज की डेट में आरजू जी किसको फोन लगाए? पहली बात ये मुझे लगा लें सर। हाँ ठीक है, आपको लगाएंगे, अब अगला फोन आपको ही आएगा। आपका फोन पगला आपके आएगा।
लेकिन तो फिर ये भी जैसे कहना चाहिए कि आप क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप पाकिस्तान में कि क्या हो रहा है और आपको क्या लग रहा है कि ये कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा या मजीद क्राइसिस आएंगे? मुझे लग रहा है कि इमरान खान नियाजी हैज पुश्ड कंट्री इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की। हम्म वो चाहते तो ये अवॉइड हो सकता था, उन्होंने अवॉइड नहीं किया, अपना फायदा देखा, अपना पॉलिटिशियन हो गए नियाजी साहब पूरे, पहले हम्म क्रिकेटर थे, आज के डेट में हम्म शरीफ, जरदारी, भुट्टो वुट्टो से आगे खेलते हैं, हम्म, बड़े बड़े ठीक। पॉलिटिशियन बन गए आज। मुझे बताइए, उन्होंने 22 करोड़ की जनता को लिटरली, मतलब नो, अल्लाह मालिक है आज के डेट में, उसको उसके हवाले छोड़ दिया। हम्म दिस क्राइसिस कुड हैव बीन अवॉइडेड, मतलब ये क्राइसिस अवॉइड हो सकती, बट सर इमरान वोटिंग होने देते ना सर, वो जो वोटिंग हो रही थी आपके ख्याल से वो वोटिंग होने देते? बिल्कुल होने देते भाई, कॉन्स्टिट्यूशन हाँ में लिखा है वोटिंग होने दो। भाई कोई हारे हाँ जीते, आप भी तो वोट हम्म, से चुन के आए हो ना। आप ऊपर से लिखवा के तो कुछ लाए नहीं थे कि इस साल में मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनूंगा, एक वोट हुआ, जैसे हुआ जो भी हो, उस वोट का नतीजा है, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। एक और वोट हो रहा था, अब एक्स वाई जेड जो भी जीते ठीक है, पता लगता है। आपने पूरे 22 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया, पहली बात। पूरे अब 6 पावर सेंटर है, किससे बात करें, दूसरी बात। और मुझे जो लग रहा है, अगर ये जल्दी इस मसले का सोल्यूशन नहीं हुआ, तो आरजू जी ये दो प्रॉब्लमें लूम कर रही है, मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, यहाँ जो इंडियन गवर्नमेंट या जहाँ जो सर्कल्स है जो बात हो रही है। पहली प्रॉब्लम है आरजू जी की, भाई जो श्रीलंका में हुआ या हो रहा है, पाकिस्तान उससे कितना दूर है? हमारे हिसाब से बहुत दूर नहीं है। वहां फिर भी राजपक्षे कुछ तो प्रेसिडेंट तो है, किसी से बात तो कर सकते। यहाँ तो आरजू काजमी कोई फोन लगाना पड़ेगा, तो नियाजी साहब को तो लगेगा नहीं। तो वहां राजपक्षे साहब तो है, यहाँ तो हाँ, आपको फोन लगाना पड़ेगा, और तो कोई है ही नहीं, और तो हम जानते नहीं किसी को। बिल्कुल। पहली बार 6 पावर सेंटर में से किसको लगाया, आप 7 पहुंच चलो, 7th पावर हम्म, सेंटर पाकिस्तान, मुबारक हो आपको। अब अब दूसरी बात ये है, अगर यहाँ श्रीलंका जैसी सिचुएशन होती है, जो हो सकती है, क्योंकि अगर मैं मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखूं, मैंने दोनों का एनालिसिस किया है, ज्यादा दूर नहीं है। श्रीलंका का डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी 27 था, अबाउट 1.5, एवरीथिंग इज डेंजरस। इंडोनेशिया इज 1.8, आई थिंक पाकिस्तान मैंने लास्ट देखा था 13.6 था। 13.6 इज एक्सट्रीमली डेंजरस मैम। वर्ल्ड में हाईएस्ट था श्रीलंका 27, मतलब 1.5 के ऊपर आप मान लीजिए खतरा है, रेड है, रेड। श्रीलंका 1.8 पे डेंजरस है, सॉरी इंडोनेशिया 1.8 पे डेंजरस है, श्रीलंका 27 पे था। लास्ट जब मैंने देखा था 13.6 पे था पाकिस्तान, तो उस वक्त 15-16 पे आ गया हो। तो मतलब आर वी वेटिंग फॉर अ टाइम फॉर दिस बॉम्ब टू एक्सप्लोड? हम क्या सोच रहे हैं, आर वी वेटिंग? क्योंकि अगर आपको याद हो, मैं लेकिन अपने टीवी पे भी आपके हम्म हर चैनल पे कह रहा हूँ, श्रीलंका इज हेडिंग फॉर डिजास्टर, हम्म कोई नहीं बचा सकता उसको। एक ये है। अब एक और मसला आरजू जी, हाँ बताइए। एक चीज और इसमें आप ऐड कर लीजिए कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, जो कुछ क्राइसिस चल रही है, क्या उससे इंडिया को कोई फर्क पड़ता है, या बस आप एक आउटसाइडर के तौर पे आप लोग देख रहे हैं, या आप समझते हैं कि आपको भी कोई नुकसान हो सकता है इस तरह की सिचुएशन से? देखिए, अगर नेबरहुड में टर्मोइल होता है, उसका हम्म कुछ ना कुछ रिफल इफेक्ट आता है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लेवल पे, ह्यूमन लेवल पे, जोग्राफिकल के लेवल पे वी आर कनेक्टेड। एक रिफल इफेक्ट आ सकता है। वी मे नॉट वांट अ वेरी पावरफुल नेबर, बट वी डोंट वांट डिजास्टर नेबरहुड। और हम हम्म ये नहीं चाहते कि यार वहाँ श्रीलंका वाली हालत हो, दवाई ना मिले, बच्चे स्कूल ना जा पाए, कचरा ना उठा पाए, लाइट ना रहे, पानी ना रहे। तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। हम उसके लिए वी आर नेवर फॉर इट, हम ये चीज कभी नहीं चाहेंगे। आप अपना खाते कमाते रहे, हम अपना खाते कमाते रहे, कोई कम कोई ज्यादा, हमें उससे, बट वी डोंट वांट योर डेस्ट रिस्ट्रिक्शन एंड मिजरी। ये चीजें हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि कॉमन पाकिस्तानी से हमारी कोई दुश्मनी हम्म थोड़ी ना है कि हम उसका बुरा क्यों चाहें। मुझे बताइए, वहां बच्चे हम्म को रोटी नहीं मिलेगी तो मेरे 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 घर में क्या 2 किलो आटा आ जाएगा क्या? मैं क्यों खुश होगा भाई, मेरे भी तो बच्चे हैं। जैसे मेरे हम्म बच्चे, तो अगर आपके बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी तो तकलीफ तो कहीं ना कहीं होगी ना दिल को, हम इंसान है ना। अब हम बताइए, हमने यूक्रेन में 36 से 40 टन तो कार्गो भेजा रिलीफ का, सबसे ज्यादा कार्गो हमने भेजा, क्योंकि हमें यूक्रेनी से तो सहानुभूति है ना, वो बेचारा भी तो इंसान का बच्चा है। पहले तो हम्म ये है। अब आरजू जी, तीसरा मसला जो जो यहाँ, और मुझे पाकिस्तान में भी कुछ हल नजर आ नहीं रहा, क्योंकि अभी इकोनॉमी की, अब मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है, नोबडी वांट्स टू बेल द कैट। हम्म जो अभी उठाएगा कमान, सारा उसके, सारे एफआईआर उसके नाम, हम्म सारे सारी चीजें उसके नाम। अब नियाजी साहब को तो वैसे 4 साल काट नहीं दिए, इतना तो 3 प्राइम मिनिस्टर को काट नहीं दिए, बहुत लंबा इनिंग खेल गए ये तो वही T20 की बात कर रहे थे, 5 डे के 7 डे खेल गए ये। पाकिस्तान में 3-4 साल बहुत होते हैं आरजू जी, हिस्ट्री उठाइए, बिल्कुल। प्रेसिडेंट है हमारे पास, अब इससे ज्यादा क्या चलाएंगे? अब 5 साल थोड़ी ना चलाओगे।
अब तीसरा जो मसला जो हमें डर लग रहा, जो वाकई एक चिंता का विषय है, श्रीलंका इज नॉट अ न्यूक्लियर आर्म स्टेट, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर आर्म स्टेट। ऐसी सूरत में आपके यहाँ बहुत शरीफ लोग घूमते हैं जिनके पास $10-10 मिलियन का बाउंटी है। वैसे वो एनजीओ चलाते हैं, निहायत ही शरीफ लोग हैं, बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, पर 10-10 मिलियन की है, पता नहीं लोगों ने क्यों लगा दी, यूएस वालों ने, यूएन ने बाउंटी। नियाजी साहब खुद कह रहे हैं 40,000 टेररिस्ट यहाँ है। ये मिस्टर इमरान खान नियाजी कह रहे हैं, सुमित पीर नहीं कह रहा। और ये कुछ नॉन अननोन जोड़ लीजिए, जो 50,000 निहायत ही शरीफ नागरिक पाकिस्तान में घूम रहे हैं। और अभी ये जो पावर वैक्यूम बना है, जो क्राइसिस बना है, द क्वेश्चन इज हाउ सेफ इज पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल। और अगर कुछ गड़बड़ अभी हो गई, बात किससे करे आरज़ू आज़मी को छोड़ने के बाद, तो छोड़ के, तो कंट्रोल। आप देखिए इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। अगर अभी कुछ हो गया, whom to talk, कंट्रोल। अगर अभी कोई भी कुछ हो सकता है कहीं नहीं, तो बाजवा साहब तो है ना, बाजवा साहब तो उसी जगह है जहाँ पे थे वो, आर्मी तो उधर ही है, एस्टेब्लिशमेंट भी उधर ही है, एस्टेब्लिशमेंट भी। वैसे भी लोग बाजवा साहब से ही बात करते थे ना, इमरान खान से भी अगर बात होती थी तो जाके वो भी तो बाजवा साहब से पूछते थे ना कि क्या करना है, समोसे बनाऊं या चिकन रोल बनाऊं या क्या। नहीं, मुझे तो लगा खान साहब मिसेस खान से पूछते थे, बाजवा साहब से कम पूछते थे। बाजवा साहब के पास जिन नहीं है ना, मिसेस खान के पास तो जिन विन भी है ना, वो सातवीं दुनिया, वो जिन भी उड़ गए उनके। वो अगर आपने न्यूज में देखा, वो फरा गुज्जर वाली जो उनकी फ्रेंड जो भाई तो चली $90,000 वाला $2 करोड़ का हैंडबैग, $2 पाकिस्तानी रुपयों का हैंडबैग। बड़े रईस है जी पाकिस्तान में, तो वही दुनिया वैसी परेशान हो रही है। अब उनको पूछो, मेरे को तो कहीं मिल जाए, मैं तो कहूंगा बहन जी हैंडबैग मुझे दे दो, पैसे वापस दे दूंगा सारे आपके। हैंडबैग वो होता है हमारे लिए, उन्हें $2 करोड़ का हैंडबैग आरज़ू जी, और ऐसे तो कई सारे होंगे। अच्छा, तो जिन निकल लिए, तो आप फिर खान साहब किससे एडवाइस ले रहे हैं? जिन तो निकल। मैं वही आपसे कह रही हूँ कि अगर खान साहब एडवाइस नहीं दे सकते, और वो जाहिर अभी किसी पोजीशन पे भी नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर भी फिलहाल नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि फिर बाजवा साहब से बात हो सकती है, आर्मी से ही बात की जा सकती है? नहीं, बाजवा साहब के नीचे भी तो एक और फैक्शन है ना, दो वहां सुनने में वहां भी 2 कैंप हैं। तो तभी तो नियाजी साहब खेल रहे हैं ना। अगर कैंप नहीं होते तो खेलते कहां से भाई? कोई टीम उनके साइड भी तो कमजोर है, मजबूत है, वो वक्त बताएगा। टीम उनके साइड भी है, उनके भी चाहने वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट में। आप देखिए खान साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं, उनको कोई चाहता नहीं, चाहने वाले तो उनके भी है, चाहे कम हो ज्यादा हो, ऐसी वो अलग बात है। चाहने वाले हैं आरज़ू जी, अब भी चारम चलता उनका, ऐसी बात देखिए, चारम तो उनका हमेशा चलता था। नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है, फ्यूचर क्या लग रहा है आपको इमरान खान साहब का? आपको लगता है कि वापस आएंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर, या लग रहा है कि अब कोई और गवर्नमेंट आएगी? देखिए, मैं तो जो नोइंग पाकिस्तान हिस्ट्री में, तो यही दुआ करूंगा कि ये जल्दी खत्म हो, नहीं तो पाकिस्तान में लाइफ लाइन भी छोटी हो जाती है अक्सर। तो ऐसी परिस्थिति ना आए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आमों की टोकरी फट जाती है, कहीं दाएं बाएं से गोलियां चल जाती है, एक प्राइम मिनिस्टर साहब को हाई कोर्ट फांसी दे देता है। तो चीजें तो कहीं भी हुई है ना। मैं तो ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पे कह रहा हूँ कि नियाजी साहब को भी ज्यादा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। उनकी उम्र हो गई है, आपने राजवाज कर लिया, ठीक है, चलने दीजिए जैसा चल रहा है। बट आरज़ू जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ एज अ पड़ोसी के नाते। अब आप चलिए नियाजी साहब को हटाएंगे, शरीफ साहब को बिठाएंगे, तो शरीफ साहब का कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा तो है नहीं, इनके भी बहुत कारनामे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कारनामे। तो व्हाट मैजिक इज ही गोइंग टू डू? वो क्या जादू करेंगे? उनके पास देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि इमरान खान साहब को हटा के, मेरे ख्याल से, मे बी आई एम रॉन्ग, अगर हम नवाज शरीफ साहब को लाते हैं या शहबाज शरीफ को लाते हैं या बिलावल को लाते हैं या किसी को पीपल्स पार्टी में से लाते हैं, कम से कम उनको मुल्क चलाने का एक्सपीरियंस होगा। करप्शन तो हमारे यहाँ सभी करते हैं, खान साहब की भी अभी निकलना शुरू हो जाएंगी। अभी एक आध निकली भी है, वो फरा गुज्जर वाली और क्या क्या फॉरेन फंडिंग। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये नहीं है कि इस वक्त के करप्शन बहुत हुई है, और वो खान साहब के टाइम में पिछले 30 ईयर्स से ज्यादा हुई है। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फॉरेन पॉलिसी हमारी खराब हो गई है, इकोनॉमी हमारी खराब हो गई, हर डिपार्टमेंट में जो है ना वो नुकसान हुआ है। तो लोग अब ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो पहले भी गवर्नमेंट चला चुकी हो, तो एटलीस्ट ये जो डैमेजेस हुए हैं ना उनको थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए, मतलब ये सोचा जा रहा है। लेकिन
करके चलता रहेगा। एग्जैक्टली, थोड़ा सा बेहतर कर लेना। देखिए, हर किसी से नाराजगी तो अच्छी नहीं होती ना, कि अगर आप फॉरेन पॉलिसी इतनी खराब कर देंगे। अब जैसे इमरान खान साहब आजकल अमेरिका के खिलाफ भी नारे लगवा रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, तो ये चीज शायद कुछ कंट्रोल करने के लिए। लेकिन मुझे मुझे ये बताइएगा सुमी जी, लास्ट में, कि इमरान खान साहब की, ठीक है, जैसी भी थी गवर्नमेंट थी, कुछ थी, लेकिन लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ये सिविलियन डिक्टेटरशिप का नाम दिया जा रहा है इमरान खान की गवर्नमेंट को, क्योंकि वो उन्होंने वोटिंग नहीं करवाई और अचानक से असेंबली डिसॉल्व कर दी, ये सब कर दिया। मतलब उन्होंने फेस नहीं किया उस चीज को, कि वो जाते और वहां पे वोटिंग होने देते। इसको आप कैसे देखते हैं, कि वाकई में वो डर गए या उन्होंने ठीक किया? देखिए, डर तो दिख ही रहा आरजू जी, डर में तो, डर का तो कोई मतलब है नहीं, डर तो दिख ही रहा उनका। अब यहाँ देखिए, आज तक पाकिस्तान में जो मिलिट्री डिक्टेटर आए, जनरल आए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन 2-3 बार स्क्रैप किया। लास्ट टाइम तो मुशर्रफ साहब का मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, कह रहा है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ पीस ऑफ पेपर, कट लाना, ट्रैश इट इनटू अ डस्टबिन, ऐसा उन्होंने बोला था, कोट अनकोट कुछ यही थे। मैं एक अलवर्ड इधर उधर होगा। तो अब ये मिलिट्री डिक्टेटर्स ने कभी कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट नहीं किया, 2-3 बार स्क्रैप भी किया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने खेल गए गूगली। ये जो क्रिकेट के जो मैदान चल रहा था ना, इन्होंने कहा, वो बॉलर आ रहा, कह रहा भाई 1 मिनट रुक, इन्होंने विकेटें उठाई, यहाँ इस कंधे में दबाई, बल्ला इस कंधे में, कह रहा मैं तो क्रिकेट छोड़ के चला, अब मुझे आउट कर ले, विकेट मेरे पास, मुझे आउट कहां से करेगा। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रैप भी नहीं किया और उसको यूजलेस बना दिया। ये इज रेंडर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यूजलेस। या तो आप बोलो मैं स्क्रैप करता हूं, मानता नहीं हूं, तब बात अलग है। आपने समझ रहे हो, विकेटें जेब इस, यहाँ विकेटें दबा दी, यहाँ बैट दबा दी और निकल लिया। मतलब you had rendered the constitution of the country useless and unworkable. You are not scrapping it and you are not abiding by it also. तो आपने तो उसको कहीं मतलब ना वो बाजू में दबा के निकल लिया, कट लिया। You have really scuttled। देखिए, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हो, पर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आपको पावर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है ना। You cannot scuttle the democracy, you cannot scuttle the constitution of a country। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ होता ही नहीं। या तो फिर आप बोलो मैं तो जनरल नियाजी हूं, वैसे उनके चचा थे, मैं जनरल नियाजी पार्ट 2, मैं कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रैप करता हूं, आप आइए वर्दी लगा के फौजी की और कर लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रैप। आप कहते मैं इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी हूं और मैं कॉन्स्टिट्यूशन मानूंगा भी नहीं, मैं ये गुगलिया भी खेलूंगा, मैं विकेट लेके भाग जाऊंगा मैदान से। भाई जब बॉल विकेट को टच करेगी तब मैं आउट हूं ना, विकेट है ही नहीं मैदान में, तो मुझे आउट कहां से करोगे। तो ये वही वाली बात ना, मैं ही अपील, मैं ही वकील, मैं ही दलील, मैं ही जज, हम, मैं ही खुदा और मैं ही सनम, वही वाली बात है। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरा, वो जो हमारे भी बोला जाता है ना। शोले याद है आपको? जी जी, तो बिल्कुल, सिक्के के दोनों तरफ, दोनों तरफ बिल्कुल। हेड। ये तो उससे भी आगे निकले, ये क्या करे, सिक्के के दोनों तरफ हेड है, सिक्का जेब में रखा और निकल लिए। ये तो विकेट लेके निकल लिए, ये जो विकेट होते हैं विकेट लेके निकल लिए। कहता जब तक विकेट ही नहीं होगा तो आउट कहां से करोगे, जब पिच में विकेट ही नहीं है भाई, तो मुझे आउट कहां से करोगे, वही वाली बात कर ली। नहीं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, और हम इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट का डिसीजन आ जाए, ताकि पता चले कि आगे आखिर सीन क्या, मतलब पिक्चर अभी बाकी है या पिक्चर खत्म हो गई है खान साहब की। बहुत शुक्रिया सर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो चाहता हूँ कि ये सिचुएशन जल्दी कंट्रोल में आए, क्योंकि ये जो करंट सिचुएशन है ना मैम, इट इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान, इट इज नॉट गुड फॉर इंडिया एंड इट इज नॉट गुड फॉर साउथ एशिया एज सच। लेट्स नॉट फॉरगेट दोस 50,000 पीपल, बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।